हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 46 से सेक्शन 51 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसका सेक्शन 46 कहता है ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। इसमें एक चीज समझना होता है कि हर मौजा की जो कृषि जमीन होती है वो दूसरे मौजा से, उसके दाम से, उसके वैल्यू से अलग अलग होती है। हर मौजा के दाम अलग अलग होते हैं, उसका सरकारी रेट अलग अलग होता है और उसका दाम अलग अलग होता है। तो इसमें उसी बात की कहा गया है कि हम सपोज करते हैं कि एक हमारी लैंड जो कनौसी मौजा में है, किसमें है? कनौसी मौजा में। उसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए का 1/2 पार्ट है, बी का 1/4 पार्ट है और सी का भी 1/4 पार्ट है। अब ये अपनी जमीन को कहां पर लेना चाहते हैं? अमौसी मौजा में लेना चाहते हैं। ये अपनी लैंड को अमौसी मौजा में लेना चाहते हैं और उसमें से 1/8 पार्ट ये इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। अपनी लैंड का 1/8 पार्ट उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। और चूंकि कनौसी मौजा में लैंड अमौसी मौजा की लैंड सस्ती है कनौसी मौजा से। मतलब यहां की लैंड यहां पर डबल है, 1/8 पार्ट 1/4 पार्ट, मतलब इसका ये डबल है। मतलब जो लैंड यहां होगी वो अमौसी मौजा में डबल लैंड मिलेगी क्योंकि उसका रेट कम है। तो इसका पहला ए को वहां 1/8 पार्ट अगर ट्रांसफर करता है तो 1/2 इसका पार्ट था, तो 1/2 इंटू 1/8, अब कितना हो गया ये? 1/16। अब पार्ट क्या है? डबल। लैंड क्या हो जाएगी? डबल। तो 1/16 का डबल, 1/16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1/8। मतलब ए अगर अपनी 1/8 लैंड को 1/8वें पार्ट को अमौसी मौजा में लेना चाहता है तो उसको कितनी मिलेगी? 1/8 जमीन मिलेगी। अब इसी तरह से बी के पार्ट को ले लेते। बी का पार्ट कितना? 1/4। तो 1/4 लैंड कितनी ट्रांसफर करता है? 8वां पार्ट, मतलब 1/8 हो गया कितना? 1/30। लैंड मिलेगी यहां पर डबल। डबल का मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी मिलेगी? 1/16। 1/16। इसी तरह सी की लैंड कनौसी मौजा में कितनी है? 1/4, 1/4। अब 1/4 का 1/8 पार्ट ये ट्रांसफर करता है, तो 1/8 कितना हो गया? 1/32। 1/32 पार्ट ये ट्रांसफर कर रहा और मिलेगी कितनी? उसकी डबल, इसका मतलब 1/16। तो अगर ये कनौसी मौजा से अमौसी मौजा में ट्रांसफर करते हैं अपने हिस्से का 8वां पार्ट, तो उस 8वें पार्ट का डबल उसमें मिलेगी। तो ये पार्ट हमें सेक्शन 46 में बताया गया। अब 47 में क्या बताया? ट्रांसफर बाय को ऑनर्स आप शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उसमें से उसको को ऑनर्स शेयर अपना ट्रांसफर करते हैं। कनौसी, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। कनौसी मौजा में ए, बी, सी 3 लोग को ऑनर है, एक ही जमीन के 3 हिस्सेदार हैं। इस ए का 1/2 पार्ट है, बी का 1/4 और सी का 1/4 पार्ट। इसका मतलब ये 8 आना हो गया क्योंकि टोटल कितना होता है? 16 आना। तो आधा का मतलब 1/8 आना, ये हो गया 8 आना। और बी का हो गया 1/4, टोटल होता 16, इसका मतलब इसका हिस्सा हो गया 4 आना। इसका 1/4 हिस्सा, इसका मतलब इसका 4 आना। तो 8 और 4 मिला दें तो टोटल लैंड कितनी हो जाएगी? 16 आना, मतलब टोटल लैंड हो गई। अब इस लैंड में से, अपने हिस्से में से 2 आना ट्रांसफर करते हैं। मतलब ए क्या कर देता है? 2 आना लैंड ट्रांसफर कर रहा, बी अपने हिस्से में से 2 आना और सी अपने हिस्से में से 2 आना भूमि जो है अमौसी मौजा में ट्रांसफर कर रहा।
तो फिर वही चीज आ जाती है। कैसे? ये टोटल लेंथ कितनी होती है अभी हमने बताया 16 आना, तो इसका हिस्सा कितना हो गया 8/16, मतलब ये पार्ट है कितना 8, टोटल होता 16, 8/16 कितना हो गया 1/2। लैंड क्या है डबल मिल रही, कनौसी से अमौसी में लैंड डबल मिल रही, इसका मतलब डबल लैंड बराबर 1 आना। अगर वो अपना 2 आना ट्रांसफर करता है, ये 1/8 आना उसकी लैंड है, 8 आना में से 2 आना ट्रांसफर करता है, मतलब 2% ट्रांसफर करता है, तो वो हो गया 1। अब इसी तरह बी का क्या हो गया 4, टोटल कितना होता है 16 आना, तो 4/16 कितना हो गया 1/4। लैंड क्या मिलेगी डबल, मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरह सी का पार्ट कितना आना था 4 आना, टोटल होता है 16 आना, तो 4/16 कितना हो गया 1/4। लैंड मिलेगी क्या डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से एक मौजा की लैंड दूसरे मौजा में जहां पर उसकी वैल्यू 2 गुना है 3 गुना है हाफ है, वो इसी तरीके से कैलकुलेट करके निकाल ली जाती हैं। ये इसका सेक्शन 47 कहता है। अब सेक्शन 48 में क्या आता है, प्रीरियरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। अगर कोई चीज ट्रांसफर की जा रही है तो जो सबसे फर्स्ट ट्रांसफर होगा उसका राइट सबसे ज्यादा होगा। एक व्यक्ति ए है, ए अपने मकान को मॉर्गेज रख देता है, 1/3/2020 को एक बैंक में मॉर्गेज रखता है, उसके बाद बी सी बैंक में 3/4/2020 को, और डी बैंक में 18/5/2020 को। और सपोज करते हैं कि ए अपना लोन अदा नहीं कर पाता और इसका मॉर्गेज के हिसाब से इसका मकान नीलाम होने लगता, तो जब ये तीनों पहुंचते हैं तो सबसे पहले राइट किसका बनेगा, एक बी का राइट बनेगा, क्योंकि बी 1/3/2020 सबसे पहले मॉर्गेज रखता है। इसी को हम सेल में कर देते, ए अपनी एक प्रॉपर्टी पहले बी को सेल कर देता, फिर धोखे से सी को सेल कर देता, फिर धोखे से डी को सेल कर देता, 3 लोगों को एक ही प्रॉपर्टी सेल कर देता। अब तीनों पोजीशन लेने पहुंच जाते, तीनों उस लैंड पे पहुंच जाते, तो सबसे पहले राइट किसका बनेगा पोजीशन का, और सबसे उसमें बी का राइट बनेगा। अब सी और डी के साथ इसने धोखाधड़ी करी, तो ये इससे पैसा रिकवर करेंगे या इसके खिलाफ में क्रिमिनल केस फाइल करेंगे। तो ये कहता है सेक्शन 48। अब सेक्शन 49, ट्रांसफरीज राइट अंडर पॉलिसी। जो पॉलिसी होती है उसमें ट्रांसफरीज के राइट क्या क्या होते हैं ये बताया गया सेक्शन 49 में। अब एक व्यक्ति है, वो पॉलिसी लेता है कि हमारे मकान में, हमारे फैक्ट्री में कोई आग लग जाती है तो उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस आग लगने का मिलेगा, जो भी नुकसान होगा, जो भी क्षति होगी, वो क्षति ए को फैक्ट्री की मिलेगी। अब उसके बाद में ये अपनी फैक्ट्री बी को ट्रांसफर कर देता है, और जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर में अगर उसने उस पॉलिसी का जिक्र नहीं किया कि ये पॉलिसी मैंने लिया है और ये पॉलिसी इस डेट तक इन वैल्यू है इसकी, इस डेट तक ये लागू है, और ये हम इनको ट्रांसफर करते हैं, और बाई चांस ट्रांसफर करने के बाद में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो बी को कंपनी क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि उसने इंश्योरेंस किसका किया था, ए से किया था। अब पहले ए क्लेम करे, ए इंश्योरेंस ले इंश्योरेंस कंपनी से, उसके बाद बी ए से क्लेम करे, तब ए बी को वापस करेगा। लेकिन अगर ट्रांसफर करते समय ए ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में या ट्रांसफर पेपर पर ये लिख दिया कि मैंने इस तारीख को ये पॉलिसी ली जाती है और इसके जोखिम सारे इसको बी को दे दिए जाएं, और उसकी एक नोटिस, उसका एक डॉक्यूमेंट पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी को भेज देता है, तो अगर तब कोई मिसहैपनिंग होती है उस फैक्ट्री में,
तो किसको, बी को क्लेम उसका मिल जाएगा। ये इसका सेक्शन 49 कहता है। ये ट्रांसफरी के राइट होते हैं कि अगर वो ट्रांसफर करी जाए तो साथ में पॉलिसी का भी उसमें जिक्र होना चाहिए। अब सेक्शन 50 इसका क्या कहता है, रेंट बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। अगर रेंट जो है डिफेक्टिव टाइटल्स को चला जाता है तो क्या होगा। सपोज करते हैं ए की प्रॉपर्टी थी और बी उसमें रेंट पे रह रहा था। प्रॉपर्टी किसकी थी, ए की। रह कौन रहा था, बी किसको रेंट दे रहा था, ए को। अब बिना बताए हुए ए ने सी को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी। अब बी को तो पता नहीं कि ए ने बी सी को ट्रांसफर कर दी, और बी गुड फेथ में ए को रेंट दे देता है और ए रेंट ले लेता है। तो सी क्लेम कैसे करेगा, सी ने बी को बताया नहीं, बी को नोटिस दी नहीं। तो अगर जब तक ये बी को नोटिस नहीं देगा कि इस प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर अब ट्रांसफर हो चुका है, अब इसका लीगल ऑनर कौन है, सी। जब सी लीगल ऑनर अपने बी को लीगल नोटिस देगा तो बी फिर सी को रेंट देने लगेगा। लेकिन जब तक नोटिस नहीं देता है और बी को ये नहीं मालूम होता है, तब तक बी अगर ए को गुड फेथ में रेंट देता रहता है तो सी क्लेम नहीं कर पाएगा। ये इसका सेक्शन 50 कहता है। सेक्शन 51, इम्प्रूवमेंट बाय बोनाफाइड होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कहते हैं कि डिफेक्टिव टाइटल्स ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। अब सपोज करते हैं फादर है और सन है, सन फादर से अलग रहता है, और जो फादर की प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी सन ने अपने कब्जे में कर रखी है, लेकिन उसका लीगल ऑनर कौन है, फादर। अब उस प्रॉपर्टी को ए को सन ट्रांसफर कर देता है, सेल कर देता है। ए अब फादर को पता नहीं चलता, ए क्या करता है, उस मकान पर एक रूम बनवा लेता है। ए क्या करता है, उस मकान पर एक रूम कंस्ट्रक्ट कर लेता है। फिर उसको फादर को पता चलता है कि सन ने इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। फादर ए के पास में जाता है कि इसका लीगल ऑनर हम हैं, पेपर सारे दिखाता है। तो फादर को जो इसने रिकंस्ट्रक्ट कराया एक रूम, क्या कराया, एक रूम जो रिकंस्ट्रक्ट कराया इसने, फिर से बनवाया है, उसका पैसा फादर को ए को देना पड़ेगा। मतलब ए पैसा लेगा फादर से, और जो सेम जिस कंडीशन पे उसने परचेज करी थी उसका क्लेम किससे करेगा, सन से करेगा, उसका क्लेम सन से करेगा। ये बात क्लियर हो गई कि सन जो है लीगल ऑनर नहीं था और फादर की प्रॉपर्टी थी, सन ने उसको ट्रांसफर कर दिया, और जब ये उसमें ट्रांसफर करके पोजीशन में चला जाता है तो उसने एक रूम बनवा लिया। अब रूम बनवाने के बाद में फादर को पता चलता है तो फादर ए के पास पहुंचता है और बता देता है कि प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर हम है, फादर ने, सन ने बाय मिस्टेक बेच दिया। तब ए कहता है कि हमने रूम बनवा लिया है, तो फादर उस रूम का, जो रूम उसने बनवाया है, उसका पैसा दे देगा, क्योंकि उसकी जैसी प्रॉपर्टी थी वैसी प्रॉपर्टी वापस लेगा। और अलग क्या हुआ, एक रूम जो बनवाया, अब उस रूम को पैसा दे दिया और प्रॉपर्टी वापस ए लेगा। अब जो सेल किया, जो पैसा दिया, ए किससे क्लेम करेगा, सन से क्लेम करेगा। तो ये हो गया हाउस में। इसी सेम चीज को हम फील्ड में देख लेते हैं, खेती में देख लेते हैं। खेती में क्या होता है कि सेम यही चीज, फादर की खेती है और सन उस खेत को ट्रांसफर कर देता है, किसको, ए को ट्रांसफर कर देता है। ए उसमें जुताई बुआई कर देता है और उसमें फसल उग जाती है। तब फादर को पता चलता है कि मेरे सन ने इस खेत को ए को ट्रांसफर कर दिया। ए के पास फादर जाता है कि मैंने, ये खेत मेरा है, इसका लीगल ऑनर मैं हूं, फादर, सन ने गलत ट्रांसफर कर दिया। तो ए जिसने परचेज किया उसको
तब तक फादर नहीं ले पाएगा जब तक उसमें जो फसल है वो खड़ी हुई। जब फसल काट लेगा, उसकी फसल ले लेगा, उसके बाद खाली खेत किसको वापस करेगा? फादर को। और जो पैसा ले करके इसने अपने पास में लिया उस फील्ड को, उसका क्लेम किससे करेगा? सन से करेगा। तो इसमें यही बात पर बताई गई इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट जो किया जाएगा, जैसे इसने रूम बनाया, इसने इम्प्रूवमेंट क्या किया? फसल खड़ी करी बाई बोनाफाइड होल्डर। होल्डर कौन था? ए ने रूम बनवाया, ए ने फसल खड़ी करी। डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्टिव टाइटल्स कौन था? सन। सन टाइटल था ने, टाइटल कौन था? फादर था, लेकिन सेल किसने किया? सन ने। तो ये डिफेक्टिव टाइटल्स हो गया। तो इसमें सेक्शन 46 से सेक्शन 51 तक समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल से। अब सेक्शन 52 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।